हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। रोटेशन हमने पिछले दो क्लास में हमने पिछ हाँ हमने पिछले दो क्लास में पढ़ लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपलिंग से। पहले टॉपलिंग पढ़ेंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। टॉपलिंग क्या है ये देखें। इससे पहले हम टॉपलिंग देखें तो एक बेसिक चीज समझते हैं कि जब हम एक सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रखा जिसका मास कुछ कह लें m है, ये ब्लॉक रखा और इस पे मास m है तो ऑब्वियसली mg फोर्स लगेगा, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हम ऐसा देखते हैं कि यहाँ से हमने mg फोर्स दिखाया और यहाँ से एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल इक्वल्स टू mg कह देते हैं। तो ये दो तरह के फोर्स है। लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान से देखें कि ये नॉर्मल क्या सिर्फ एक पॉइंट से लगा, नहीं। असल में ये जो है नॉर्मल, वो यहाँ हर एक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, और इसका ये रिजल्टेंट है। ये छोटे छोटे नॉर्मल जो अलग अलग पॉइंट्स पे लगा है, उसका ये नॉर्मल रिजल्टेंट है। जो अभी नेट टॉर्क जीरो हो, यानी ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहे, इसलिए इस पे टॉर्क जीरो होने के लिए ये सेंटर ऑफ मास से ही mg पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से ही नॉर्मल भी गुजर रहा है, रिजल्टेंट नॉर्मल। लेकिन क्या हमेशा रिजल्टेंट नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास होगा? ऐसा नहीं है। तो और क्या हो सकता है ये देखें। तो अगर हमने फिर से एक सिचुएशन लिया जहां पे इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे यही ब्लॉक है। अब सिचुएशन देखें तो mg यहां से पास कर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इधर देखें तो नॉर्मल यहाँ छोटा होगा, यहाँ इससे बड़ा, यहाँ इससे बड़ा, यहाँ इससे बड़ा, यहाँ और बड़ा, यहाँ और बड़ा, यहाँ और बड़ा। ऐसा जैसे 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 नीचे जाएंगे तो नॉर्मल बड़ा होता जाएगा, और रिजल्टेंट नॉर्मल अब सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करेगा, किसी और पॉइंट से इसे पास करना पड़ेगा। तो क्यों इसे किसी और पॉइंट से पास करना पड़ेगा ये देखें। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था, यहाँ पे इसे ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। तो mg के जो दो कंपोनेंट हैं वो इधर लगेंगे। अगर ये एंगल थीटा है, ये लगेगा mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये इधर की तरफ लगेगा mg cos थीटा, और इधर की तरफ जो लगेगा वो है फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो mg sin थीटा के बराबर होगा। लेकिन एक और फोर्स जो अभी तक हमने नहीं बनाया है वो है नॉर्मल। तो नॉर्मल अब कहाँ जाएगा? तो इस बात को देखने के लिए हम देखें कि अगर सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट देखें तो mg का टॉर्क जीरो होगा, फ्रिक्शन का कुछ टॉर्क आएगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क r क्रॉस f देखें, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहे हैं, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास देखें तो टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल, इस सब का सम होना चाहिए जीरो। mg का टॉर्क पहले ही जीरो है, फ्रिक्शन का टॉर्क है, और फ्रिक्शन का टॉर्क है इन द प्लेन r क्रॉस f इन द प्लेन, और वो होगा कितना? अगर इसका मैं बेस बताऊं b और हाइट बताऊं h, ये जो बॉक्स हमने बनाया या ये जो हमने बनाया, इसका अगर मैं बोलूं
कि डायमेंशन अगर इसका कंसीडर कर लिया जाए तो क्या बेस को बताऊं, ये L लेंथ है और ये H है, तो ऑब्वियसली R परपेंडिकुलर इंटू F लिखूंगा तो ये H/2 आ जाएगा। यानी का टॉर्क लिखा जाए तो माइनस mg/r करें तो mg इंटू H/2 यानी माइनस F इंटू H/2, ऐसा सिचुएशन आएगा। और नॉर्मल का टॉर्क अगर मैं मानता हूं कि यहां से नॉर्मल x शिफ्ट हो गया, नॉर्मल यहां से x शिफ्ट हो गया, तो ये रहा नॉर्मल। और नॉर्मल है कितना भाई, तो नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस करेगा तो ये आ जाएगा mg cos थीटा। यानी नॉर्मल को शिफ्ट होना पड़ेगा तभी इसका टॉर्क r क्रॉस है बाहर की तरफ आएगा, तो ये प्लस में x इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये प्लस में होना चाहिए तभी इस नेगेटिव को मैं सम होके 0 कर सकता है। इसलिए नॉर्मल का टॉर्क होना ही पड़ेगा बाहर की तरफ, इसलिए नॉर्मल को इसी डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा, ना कि ऊपर की तरफ जा सकता है। ये हमें पहली बात समझ आया। अब ये देखें x कितना है, तो हम कह सकते हैं n x इंटू mg cos थीटा इक्वल्स टू H/2 और फ्रिक्शन कितना है mg sin थीटा, का मतलब x इक्वल्स टू H/2 tan थीटा, ये आएगा, इतना शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल। अब ये नॉर्मल शिफ्ट क्यों हुआ, नॉर्मल इसलिए शिफ्ट हुआ कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहे, हाँ, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये क्यों हुआ, दिस फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ना होता तो ये रोटेट कर जाता, रोटेट कर जाता। तो ऐसे जैसे जैसे हम इंक्लाइंड प्लेन थीटा को बढ़ाते जाएंगे, टेन थीटा बढ़ता जाएगा और एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी नॉर्मल नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, इसे रोटेट होने से बचाने के लिए। लेकिन नॉर्मल भी कितना शिफ्ट हो सकता है, तो नॉर्मल मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है, तो मैक्सिमम इस एज तक जा सकता है, उसके बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल तो कांटेक्ट फोर्स है, उसके बाहर जाएगा नहीं। तो तब तक हम एंगल बढ़ा सकते हैं जब तक कि नॉर्मल यहां ना आ जाए। अगर एक बार नॉर्मल यहां आ गया उसके बाद तो इसका टॉपल होना, यानी पलट जाना निश्चित है, जिसको हम कहते हैं टॉपल हो जाना, ये है टॉपलिंग। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि अगर तो एक तो नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है, क्यों, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, या यूं कह ले टॉपलिंग से बचाने के लिए, पलटने से बचाने के लिए। कितना शिफ्ट हो सकता है, तो यहां तक आ सकता है। तो अब हम एक केस देखें जिसमें हम देखेंगे जस्ट बिफोर टॉपलिंग क्या सिचुएशन आ रहा है। तो हम अब देखें जस्ट बिफोर टॉपलिंग क्या सिचुएशन आता, तो ये मानते हैं इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल है, और यहां पे हमने एक ऐसा कुछ ब्लॉक बनाया हुआ है। अब जस्ट बिफोर टॉपलिंग देखें तो ये mg लगेगा, mg इधर से पास होगा, एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल इधर से पास होगा, और देखते हैं फ्रिक्शन इधर से पास होगा, है ना। जस्ट बिफोर टॉपलिंग। इससे पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यहाँ पे, जो बड़ा सीखने लायक बात है, और वो ये है कि यहाँ x इक्वल्स टू एस टेन थीटा देख के मैथमेटिक्स अगर हम ठीक ढंग से जानते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आएगा कि यहाँ पे नॉर्मल बनाया तो इसको पूरा एक्सटेंड करें
तो ये नॉर्मल को उसी पॉइंट से जनरेट होना पड़ेगा जिस पॉइंट पे इस प्लेन को, इंक्लाइंड प्लेन को mg वेक्टर जहां इंटरसेक्ट करता है। फिर से बताता हूं, इंक्लाइंड प्लेन को mg वेक्टर जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, नॉर्मल को उसी पॉइंट से होके पास होना, इसी पॉइंट से। क्यों? इसके कई सारे कारण हैं, मैं एक एक करके बताऊं कि अगर नॉर्मल है तो ऑब्वियसली यहां से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, यानी ये जो एंगल है 90 डिग्री। अब हम इसका नाम दे दें O, इसका नाम दे दें P, और इसका नाम दे दें Q। ट्रायंगल OPQ राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन पी क्यू, x अपॉन पी क्यू, यानी x अपॉन पी क्यू इज h/2, यानी x इक्वल्स टू h/2 tan थीटा। अब इसे देखें और इसे देखें, ये तभी पॉसिबल था ना जब ट्रायंगल बने, और ट्रायंगल तभी बनेगा जब इसी पॉइंट से ये निकलेगा। ये तो है पहला बात। नेक्स्ट, ये तो था फुल मैथमेटिक्स का लॉजिक। तो अब हम एक फिजिक्स का लॉजिक देखते हैं कि जिस पॉइंट P से mg गुजरा, उसी पॉइंट से नॉर्मल गुजरना क्यों जरूरी है, उसी पॉइंट से नॉर्मल पास होना क्यों जरूरी है, इस बात पे फोकस करेंगे। तो क्या जरूरी है कि टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने जीरो किया, किसी और पॉइंट के अबाउट भी जीरो कर सकते थे, क्योंकि किसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट नहीं हो रहा। अब हम पॉइंट P से अगर इसे देखें पास होता हुआ, तो हम एक नोट लिख सकते हैं कि नॉर्मल विल पास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ mg वेक्टर एंड इंक्लाइंड प्लेन, हमेशा। क्यों? क्योंकि अबाउट पॉइंट P देखें, तीन फोर्सेस का टॉर्क जीरो है, उसमें से mg उस पॉइंट से पास हो रहा है और फ्रिक्शन उस पॉइंट से पास हो रहा है। P पॉइंट के अबाउट अगर इन दोनों का टॉर्क जीरो है और तीनों का सम का टॉर्क भी जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब तीसरे फोर्स का भी टॉर्क जीरो होना ही पड़ेगा। इसका मतलब तीसरा फोर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उसी पॉइंट से पास होना पड़ेगा, ये निश्चित है, तभी उसका टॉर्क जीरो हो सकता है। तो इसलिए नॉर्मल को हमेशा mg वेक्टर जो है, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाया प्लेन के साथ, उसी पॉइंट से पास होना पड़ेगा। इसलिए अगर अब हम यहाँ पे आके एक बार ध्यान दें, तो mg जहां से पास किया उसी पॉइंट से हमने नॉर्मल को बनाया है। अब ध्यान दें, जस्ट बिफोर टॉपलिंग नॉर्मल शिफ्ट हो चुका है कितना, अगर ये L लेंथ है तो नॉर्मल शिफ्ट हो चुका है L/2 डिस्टेंस पे, और ये है H/2 डिस्टेंस। करेक्ट, ये थीटा हो गया, तो tan थीटा बन जाएगा कितना, L/2 अपॉन H/2, L/2 अपॉन H/2, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू L अपॉन H। ओके, ये आ गया जस्ट बिफोर टॉपलिंग। अब हम देखें, जिस ब्लॉक का बेस बड़ा है, यानी L ज्यादा है, वो ज्यादा एंगल पे जाके टॉपल होगा। हम ये रियल लाइफ में भी देखते हैं प्रैक्टिकली। जिसका हाइट ज्यादा है वो कम एंगल पे ही टॉपल हो जाएगा। इसलिए लंबे डब्बे को, जिसका बेस थोड़ा छोटा है, उसे ज्यादा स्टेबल रखना मुश्किल होता है, हवा में भी वो टॉपल हो सकता है, जबकि छोटा हाइट जो है वो नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं जो कार्स होते हैं, रेसिंग कार, उसे ब्रॉडर विड्थ का बनाया जाता है, दो अलग अलग साइड वाले व्हील्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा रखा जाता है, ताकि वो टर्न पे टॉपल ना हो। और साथ साथ
जैसे इसका हाइट की बात है, उसका भी हाइट यानी सेंटर ऑफ मास का हाइट घटाने के लिए वो उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है ना, ग्राउंड से एकदम सटे हुए वो रेसिंग कार्स होते हैं, तो ऐसा वो इसलिए ताकि वो टर्न करे तो टॉपल ना हो, इसी से बचाने के लिए उसके सेंटर ऑफ मास को लोअर रखा जाता है और जो व्हील बेस है उससे बड़ा किया जाता है। इसलिए जब देखते हैं बड़े बड़े जो ट्रक हैं उस पर बहुत ऊपर तक अगर हम सामान उसमें पैक कर दें, लोड पैक कर दें और उसका सेंटर ऑफ मास अगर ऊपर चला जाए, तो ऐसे ट्रक जब मुड़ते हैं टर्न्स पे, जब एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर एक्ट होगा, तो टॉपल होने के चांसेस बन जाते हैं और हो भी जाते हैं कई बार। तो इसलिए हम सेंटर ऑफ मास को लोअर रखने का कोशिश करते हैं, है ना, ताकि टॉपल होने से बचाया जा सके। तो ये तो था कि टॉपलिंग क्या है, क्यों होता है। टॉपलिंग के हमने कुछ केसेस देखे, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक कि इफ ए ब्लॉक शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इस पे लगाया गया, देन करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ही सही बनाए ना, क्योंकि यहाँ पे कई बार हमने फ्री बॉडी डायग्राम पे जोड़ दिया है ना, तब जाके हम ये कैलकुलेशंस कर पाए। अगर फ्री बॉडी डायग्राम ही गलत बना लेते तो कैलकुलेशन कहाँ से कर पाते। तो इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम सही बना पाए तो ही काम आगे बढ़ सकता है। तो इसका सही फ्री बॉडी डायग्राम क्या होना चाहिए, इसमें बेसिकली हमसे पूछने का कोशिश कर रहा है कि भाई नॉर्मल जो हमने शिफ्टिंग बताया, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल किधर शिफ्ट होना चाहिए ताकि यह रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, टॉपलिंग से बच सके। तो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हुए हैं, हमें बस इतना विचार करना है कि नॉर्मल किधर शिफ्ट हो, बाकी सब तो एक ही जैसा है ना। करे तो देखें, ये क्वेश्चन अब सबने कर लिया होगा, होपफुली आवाज भी आ रही है ना, तो सबने कर लिया होगा। तो सारे ही ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स तो सेम ही डायरेक्शन में सब में एक्ट किया गया है, ये फोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन भी इधर आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये सब ऑप्शन में बताया गया। पर अब हम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट देख ले, मान ले सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट देखते हैं, तो इस F का टॉर्क 0 होगा, mg का टॉर्क 0 होगा, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क R क्रॉस F इन द प्लेन आ जाएगा। तो नॉर्मल का टॉर्क निश्चित ही आउट ऑफ द प्लेन होना चाहिए, तभी उसको 0 कर पाएगा। तो आउट ऑफ द प्लेन होने के लिए अगर ये इधर की तरफ नॉर्मल है तो R क्रॉस F आउट ऑफ द प्लेन आएगा और 0 होगा, इसलिए नॉर्मल आगे की तरफ शिफ्ट होगा और ये नॉर्मल आ जाएगा। आ गया आंसर, है ना। तो इस तरीके से हम ध्यान देंगे। ऐसा किसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन 2 में
ऐसा बताया गया है, तो ऑप्शन 2 को हम टिक करेंगे। होपफुली ये सब के समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करें। तो क्वेश्चन है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू टॉपल अबाउट एन एज, इस एफ को कितना रखा जाए कि ये टॉपल हो जाए। अब फिर से मैं हिंट देता हूं। हिंट, टॉपल होने के जस्ट पहले क्या हुआ था, जो अभी अभी थ्योरी बताया, तो टॉपल होने से जस्ट पहले क्या बताया, टॉपल होने से जस्ट पहले नॉर्मल जितना शिफ्ट हो सकता है मैक्सिमम उतना शिफ्ट हो जाए। इस क्वेश्चन में भी यही काम करना है हमें। टॉपल होने से जस्ट पहले नॉर्मल कहाँ तक शिफ्ट हो सकता है, तो नॉर्मल आ सकता है यहां तक, ये नॉर्मल होता है। अब यहीं पे पूरा, अब इसके बाद तो खुद ही करना है ना, तो करके और हमें आंसर बताए। 30 सेकेंड। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है। आ, पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो यहां से mg फोर्स लगेगा, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा जो F के बराबर होगा, और कोई फोर्स, तो बस यही है। तो हम कोई एक पॉइंट चुन लें जिसके अबाउट हम टॉर्क बैलेंस करने वाले हैं। तो हम ये कह लें कि यही पॉइंट, ये पॉइंट को P कह देते हैं। मैंने लिखा अबाउट P। तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ F प्लस टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल, ये सब मिलके होना चाहिए 0। अब ये P से फ्रिक्शन और mg दोनों ही पास कर रहे हैं, तो दोनों का ही टॉर्क पहले ही 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। टॉर्क ऑफ mg और टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों के दोनों 0 हो गए। बचा क्या, टॉर्क ऑफ F, टॉर्क ऑफ नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। टॉर्क ऑफ F, ये यहां से यहां R क्रॉस F, आगे की तरफ R क्रॉस F, ये क्या है, डाउनवर्ड, यानी माइनस में आ जाए, तो हम लिखेंगे माइनस R इज B, R परपेंडिकुलर इज B और F, और नॉर्मल का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क प्लस आना चाहिए, तो R ये आ जाएगा और क्रॉस F बाहर की तरफ, तो प्लस R परपेंडिकुलर इज A/2 और इनटू नॉर्मल। करेक्ट। तो अब क्या पूछा जाए, मिनिमम वैल्यू ऑफ F पूछा गया है ना, इसका मत इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम आगे लिखे, इसका मतलब नॉर्मल A/2 इक्वल्स टू BF, तो F इक्वल्स टू NA/2B, N इज mg A/2B, तो mg A/2B ये हमारा आंसर रहेगा। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। ये मुझे लगता है सबके समझ में आया होगा। आगे एक और क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि मैंने अभी अपने थ्योरी वाले एग्जाम्पल में बताया था, तो ये तो सब लोग ही कर सकते हैं ना, इसे ट्राई करेंगे।
तो ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया होगा सबने। देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ mg लगेगा, mg के दो कंपोनेंट होंगे, ये आ जाएगा mg cos थीटा और ये आ जाएगा mg sin थीटा। अब ये बताऊं कि फ्रिक्शन इधर लगेगा और ये आएगा mg sin थीटा। क्यों? क्योंकि इसने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन है नहीं, कोई एक्सेलरेशन है नहीं। इसका मतलब नेट फोर्स डाउन द प्लेन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब फ्रिक्शन ही इसके बराबर ही लग रहा है। अब यहां से पास करेगा नॉर्मल, तो किसके बराबर होगा? तो mg cos थीटा। अब ये क्वेश्चन को हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली नॉर्मल पता करें और उसका टॉर्क पता कर लें। नॉर्मल पता कर लिया और ये x कितना होगा ये हमें पता है, ये एंगल थीटा है और टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन ये लेंथ a/2 हो जाएगा, है ना। हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू x यानी शिफ्ट ऑफ नॉर्मल, शिफ्ट ऑफ नॉर्मल यानी x इक्वल्स टू, ये बताया था ना यहाँ पे, यहाँ पे x इक्वल्स टू h/2 टेन थीटा, या इसमें टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन ये लेंथ और वो a/2 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो वही चीज अगर हमने लिख लिया एक बार यहाँ पे x इक्वल्स टू या टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन a/2, एक्स अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन a/2, यानी x इक्वल्स टू a/2 टेन थीटा। तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल हम लिख सकते हैं xn यानी a/2 टेन थीटा इंटू नॉर्मल इज mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो mg a/2, अच्छा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन थीटा, साइन थीटा यानी mg a/2 साइन थीटा। एक तो ऐसे हम कर सकते हैं, दूसरा ये तरीका है कि टॉर्क ऑफ नॉर्मल पता करना है ना, तो यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अबाउट देखें तो mg का टॉर्क 0 है। तो अगर हम लिखते दूसरा तरीका, सेकेंड वे, कि अबाउट सेंटर ऑफ मास देखें तो टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन हैज टू बी इक्वल्स टू 0, इसका वेक्टर सम करेंगे और mg पहले से ही 0 है। इसका मतलब टॉर्क ऑफ नॉर्मल हैज टू बी इक्वल्स टू प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इज 0। इसका मतलब टॉर्क ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू माइनस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, इसका मतलब टॉर्क ऑफ नॉर्मल, अच्छा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं टॉर्क ऑफ नॉर्मल का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, अब ये तो हमें पता है a/2 डिस्टेंस पे है, तो डायरेक्टली लिखा a/2 और फ्रिक्शन mg sin थीटा, खत्म, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से अप्रोच कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन को, अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीखा है। तो ये है, मान लें फर्स्ट मेथड और ये है सेकेंड मेथड, ग्रीन से और एक रेड से। तो अपने अपने तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं हम देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है टॉपलिंग से रिलेटेड।
फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल ए बॉक्स 2 kg इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी एक किया है, बस डेटा का फर्क है। तो ये तो निश्चित ही सब कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अभी फ्रिक्शन फिर कितना चाहिए, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना चाहिए, हर चीज इस क्वेश्चन के रिलेटेड हम देखने वाले हैं। तो एक बार ट्राई करेंगे। तो फिर ये क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे। ध्यान दें, क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसका। तो यहाँ पे लगेगा 2g फोर्स, और यहाँ पे फ्रिक्शन। अगर हम इधर आएगा नॉर्मल, बोल रहा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द 2 kg ब्लॉक, है ना, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। तो अबाउट पॉइंट P हम देखें, इस पॉइंट के अबाउट, अबाउट पॉइंट P पॉइंट के अबाउट देखें तो टॉर्क ऑफ mg पहले ही 0 है, प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन पहले ही 0 है, प्लस टॉर्क ऑफ F और प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल हैज टू बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब फोर्स का टॉर्क कितना है, यहां से डिस्टेंस है 4 मीटर इंटू एफ, तो और वो भी इन द प्लेन, तो -4f इक्वल्स टू ये आ जाएगा। नॉर्मल कितना शिफ्ट हो सकता है, मैक्सिमम 2 इंटू नॉर्मल प्लस 2n इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 4f इक्वल्स टू 2n इक्वल्स टू 2mg, है ना। तो 4f इक्वल्स टू, अच्छा ये 2mg है तो 4g आ जाएगा क्योंकि 40, तो ये आ गया F इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो ये हम आंसर टिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक आंसर पता किया। अब इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ फोर्स इज 6, 10 से कम कर दिया तो टॉपलिंग तो नहीं होगी, और साथ साथ नॉर्मल पहले एकदम कॉर्नर पे चला गया था, एज पे चला गया था, अभी एज पे नहीं जाएगा, एज से थोड़ा पहले रह जाएगा। तो वही बोल रहा है कि इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्स की वैल्यू क्या होगा वो बताना है। तो एक्स हमें फाइंड करना है ना। तो एक बार ये क्वेश्चन फिर से देख ले कि क्या क्या डेटा गिवन था, है ना। वो डेटा का जरूरत पड़ेगा, ये फिगर का जरूरत पड़ेगा। तो अब करें क्वेश्चन। तो सब कुछ तो गिवन है यहाँ पे, है ना, बस mg इक्वल्स टू है 2g, क्योंकि m इज 2। अब आगे क्वेश्चन करें।
तो अब ये क्वेश्चन देखें, तो बेसिकली फिर से हम देखें, ये पॉइंट को पी ले तो फिर से हम लिखेंगे अबाउट पॉइंट पी, टॉर्क ऑफ फिर से mg प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ फोर्स प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल हैज टू बी इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों फिर से पहले ही 0 है इस पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा ये आ जाएगा x इंटू एन प्लस में, तो और टॉर्क ऑफ f हो जाएगा 6 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4, तो -4 इंटू 6 इक्वल्स टू और प्लस x इंटू एन इक्वल्स टू 0। तो ये लिखेंगे x इंटू एन इक्वल्स टू 24, यानी x इक्वल्स टू 24 अपॉन n, यानी 24 अपॉन n इज नॉर्मल इज mg यानी 2g, 2g इज 20, तो ये आ जाएगा कितना 1.2 मीटर आ जाएगा आंसर। तो मुझे लगता है ये भी सबके समझ में आया होगा। अब इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सो दैट टॉपलिंग अकर्स बिफोर स्लिपिंग। अगर म्यू की वैल्यू बहुत कम हो ना तो फिर स्लिपिंग ही पहले हो जाती है, टॉपलिंग हो ही नहीं सकता। तो टॉपल होने के लिए जरूरी है कि फ्रिक्शन सफिशिएंट हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि फ्रिक्शन बोल रहा है सफिशिएंट है तो टॉपलिंग होगा। तो फ्रिक्शन सफिशिएंट हो इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए ये बताना है, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन है, करें अब। तो देखिए बोल रहा मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो फिर से इस क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे ये स्मॉल एफ कितना था, तो कैपिटल एफ के बराबर, तो ये था कैपिटल एफ के बराबर। यहाँ देखें एफ मिनिमम कितना हुआ, इक्वल्स टू एफ के बराबर, इक्वल्स टू एफ यहाँ क्या है 10 न्यूटन आया है, 10 के बराबर, क्यों टू टॉपल होने के लिए एफ मिनिमम 10 आया, एफ मिनिमम 10 आया यानी म्यू मिनिमम इंटू एम जी ये होना चाहिए, या फिर ऐसे कह ले कि म्यू एम जी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 ही होना चाहिए। इसका मतलब म्यू इंटू 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। इसका मतलब म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 होना चाहिए, यानी म्यू मिनिमम तो 0.5 होना ही चाहिए। तो इस केस में ये 0.5 पे हम टिक करें, तो ये सही आंसर का। इस तरीके से हमने टॉपलिंग पढ़ा, टॉपलिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए और टॉपलिंग सीखा। तो
अब हम बढ़ते हैं आगे और एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है? हमने कुछ समय पहले टॉर्क डिफाइन किया था, वो आर क्रॉस एफ था। एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे और ये डिफाइन करते हैं, मान लें कि एक मास है m और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम इसका लिखेंगे। अगर इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो यहाँ से हम एक r वेक्टर बनाएंगे और r वेक्टर बनाएंगे, ये कहेंगे जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है उस पॉइंट से जहां पे मास है वहां तक, एग्जैक्टली सेम वे में जैसा हम किया करते थे। इसके लिए जैसा हम क्या करते थे टॉर्क के लिए, आर वेक्टर भी वैसा ही, जिस पॉइंट के अबाउट बोला वहां से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां तक। ऐसे ही यहाँ पे जिस पॉइंट पे के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है वहां से जिस पॉइंट पे मास है वहां तक आर वेक्टर होगा। ये आर वेक्टर में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम ये एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity v vector about point O is given by। तो डेफिनेशन ही ऐसा है कि L इक्वल्स टू R क्रॉस एम वी, या फिर इसे ही कह देते हैं R क्रॉस P। P इज मास इनटू। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन is given by r क्रॉस v, है ना। r के डायरेक्शन में हम फिंगर्स को अलाइन करें और फिर v के डायरेक्शन में कर्ल कर लें तो थंब का डायरेक्शन बताएगा वेलोसिटी का, थंब का डायरेक्शन बताएगा l का डायरेक्शन। तो फिर हम आगे लिख सकते थे l इक्वल्स टू r परपेंडिकुलर इंटू एम वी और m इंटू r इंटू एम वी परपेंडिकुलर और एम वी आर साइन थीटा। ये सब हम एल के बारे में लिख सकते हैं जैसा हमने टॉर्क के लिए लिखा था। थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड करेक्ट। तो ये सब हम लिख सकते हैं एंगल्स के आर एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अब हम एक और चीज देखें कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम ये कह सकते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें एंगुलर मोमेंटम पता करना है, मास आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। पहले हम इस डेफिनेशन से एंगुलर मोमेंटम पता करें, इसके बाद आगे देखें।
तो ध्यान दें, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं आर क्रॉस एम इंटू वी, करेक्ट। का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप, आर वेक्टर क्या है 10 6 0, वी वेक्टर क्या है 5 आई कैप 5 0 0, और मास कितना है 0.01, 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.01 इंटू आई कैप के लिए क्या लिखेंगे 0 - 0 तो आएगा नहीं, जे कैप के लिए लिखेंगे 0 - 0 आएगा नहीं, के कैप के लिए लिखेंगे 0 - 30, तो -30 के कैप। तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा कितना -0.3 के कैप। बस आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। ये है कि पार्टिकल ऑफ मास एंड प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल मोशन है, अलग अलग, जब अलग अलग पोजीशन पे है, तीन अलग अलग केस में हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जस्ट स्टार्ट ऑफ मोशन, अच्छा एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट पता करना है ये भी हमें, ये तो सबसे पहली बात है ना। तो एंगुलर मोमेंटम हमें चाहिए ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लिए पहला जस्ट एज इट स्टार्ट्स। तो अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसा है कि यहां से प्रोजेक्टाइल किया गया, ये ओ पोजीशन है, यू स्पीड से, अच्छा यू स्पीड से थीटा एंगल पे, तो जस्ट स्टार्टिंग में ही हमें एंगुलर मोमेंटम पूछा है। सबसे पहले पहला करें, ये तो सबसे इजी है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें पहले पार्ट में इट जस्ट स्टार्ट्स द मोशन, मोशन जब स्टार्ट ही किया तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ही वेलोसिटी निकल रहा है। इसका मतलब इस केस में आर परपेंडिकुलर 0 है, इसलिए एल अबाउट ओ, या एल पहले पार्ट का हम लिखे, पहले पार्ट का एल इक्वल्स टू आर क्रॉस एम भी होना है, या आर परपेंडिकुलर बोल ले, इनटू मास इनटू वेलोसिटी, ये आ जाएगा 0 आंसर। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, यानी इसके लिए ये यहां पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ रहेगी, कितनी रहेगी, ये v है तो ये आ जाएगा v cos थीटा, है ना, क्योंकि ये v cos थीटा और ये v sin थीटा। अब इसके लिए करें, आर वेक्टर क्या होगा, आर परपेंडिकुलर क्या लेंगे, ये सब हमें समझना है। करें तो ये क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन देखें, इसके लिए जो हमारा आर वेक्टर है ये आ जाएगा ये। तो आर परपेंडिकुलर क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये आर परपेंडिकुलर है और ये मैक्सिमम हाइट के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एल, सेकेंड ऑप्शन में या सेकेंड क्वेश्चन में जो एल है ये आ जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एम वी। तो आर परपेंडिकुलर क्या है, ये है एच इंटू एम इंटू वेलोसिटी क्या है v cos थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी है v cos थीटा। h को हम लिखते हैं 2u स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर या v स्क्वायर, वेलोसिटी v दे रखा है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू एम वी cos थीटा। तो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा, जो भी आ जाए है ना वो आंसर रहेगा, यानी एम वी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g, आंसर आ गया। इट जस्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब थर्ड पार्ट की बारी है कि ग्राउंड को स्ट्राइक जस्ट करने से टाइम इसकी, तो इसका वेलोसिटी ग्राउंड को स्ट्राइक के जस्ट स्ट्राइक करने टाइम v साइन थीटा हो जाना है ना। अब आर परपेंडिकुलर, तो ये इस केस में आर परपेंडिकुलर तो रेंज ही है, तो हमें क्या करना है, थर्ड में L3 क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एम वी, यानी आर परपेंडिकुलर इज आर इंटू एम इंटू वी साइन थीटा। आर की वैल्यू रखे, आंसर बताए। तो इसमें आर की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू एम वी साइन थीटा। तो जो भी है सिंप्लीफाई करके इसे लिख सकते हैं। इस तरीके से हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एंगुलर मोमेंटम बाय डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें एंगुलर मोमेंटम हमें पूछा हो, वेलोसिटी वेक्टर और वगैरह वगैरह गिवन हो। अब एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ और बातें, जैसे एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो पिछले क्लास में हमने एक चार्ट बनाया जिसमें हमने बताया कि यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन और इधर देखा रोटेशनल मोशन। इधर हमने काइनेटिक एनर्जी देखा हाफ एम वी स्क्वायर, इधर काइनेटिक एनर्जी देखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इधर टॉर्क फोर्स देखा मास इंटू एक्सेलरेशन, इधर टॉर्क देखा आई इंटू अल्फा। इधर P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी है, इधर L इक्वल्स टू मास की जगह बार बार क्या आ रहा है, I आ रहा है, तो I इंटू ओमेगा। ये चीज अब हमें याद रखना है। लेकिन एक खास बात बताऊं, जैसे ये है तो इसमें वेक्टर आ सकता है, इस पे वेक्टर आ सकता है, लेकिन इस पे वेक्टर आ सकता है, इस पे वेक्टर नहीं आ सकता। जरूरी नहीं है कि हमेशा कि ओमेगा के डायरेक्शन में ही एल हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। लेकिन एल जेड एक खास एक्सिस के अबाउट आई इंटू ओमेगा जेड ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कह सकते। यानी अगर कोई बता दिया कि
एल वेक्टर इक्वल्स टू आई ओमेगा वेक्टर, तो हम कहेंगे नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये हमेशा सही नहीं है। जैसा कि एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल है कि मान ले एक हमारे पास कोनिकल पेंडुलम है, मान ले हमारे पास कोनिकल पेंडुलम है और ये ऐसा मोशन कर रहा है, तो इसमें वेलोसिटी अगर इन द प्लेन है, गोइंग इन द प्लेन, तो आर क्रॉस वी अबाउट पॉइंट, ये पॉइंट के अबाउट देखे तो आर क्रॉस वी, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आर क्रॉस वी इधर की तरफ एल, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इधर की तरफ, पर ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, ओमेगा इज अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ओमेगा का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है। तो यहाँ एल का ये कंपोनेंट देखें तो एल का ये कंपोनेंट इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा होता है, ना कि एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, है ना। तो हम ये हमेशा नहीं कह सकते, ये तभी सही है जब सिमेट्रिक बॉडी हो। तो ये नोट हम बड़े ध्यान से याद रखेंगे, है ना। अब आगे जैसा हम देखते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, और वो कहता है F इक्वल्स टू डी पी बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे ही टॉर्क इक्वल्स टू डी एल बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर यहां कहते हैं कि इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, है ना। और इस पूरे चीज को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक ऐसे ही इफ टॉर्क एक्सटर्नल ऑन ए सिस्टम इक्वल्स टू जीरो, तो कहते हैं एल ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसे, और इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कुछ जो पिछले क्लास में चार्ट बनाए थे उसके आगे बनाया, हम डेफिनेशंस फॉर्मूले वगैरह याद रखते हैं, इसको ध्यान रखें। अब इस पे बेस्ड हम कुछ चीजें देखें, तो और फिर इस पे भी बेस्ड देखेंगे, है ना, कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे करें, और एल जेड इक्वल्स टू आई जेड ओमेगा कैसे करें, आई ओमेगा जेड। तो ये देखें, बोला फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑफ रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमें बताना है, तो एक बार सॉल्व करें। एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, डायरेक्टली लिखेंगे आंसर आ जाएगा, फटाफट लिखें। और बाकी ये भी सब लोग कॉपी कर लेंगे, वो नोट बहुत ही जरूरी है जो हमने उस कोने में लिखा है ना। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं कि इस एग्जाम्पल में एल वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा वेक्टर, है ना। तो ये ध्यान रखें, ये सब लोग ही समझ लेंगे। इसमें कई बार ऐसे सिचुएशन आएंगे जब उसमें लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। ये कब होल्ड करता है, बस सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए होल्ड करता है, अदरवाइज नहीं होल्ड करेगा। ये क्वेश्चन देखेंगे।
तो L इक्वल्स टू आई कितना हो जाएगा? अब एक मास रॉड, मास m लेंथ L, तो एक एंड के अबाउट जो आई हो जाएगा वो आ जाएगा m L²/3 इंटू ओमेगा, तो गिवन ही है, उसी के टर्म में हम आंसर बता देंगे, इसमें कुछ खास था नहीं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखते हैं। ऐसा बोला गया कि अर्थ वेयर सडनली श्रिंक टू हाफ ऑफ इट्स साइज, मास रिमेन्स कांस्टेंट। अगर अर्थ का साइज घटा दिया जाए और हाफ कर दिया जाए, यानी इसका रेडियस को आधा कर दिया जाए, तो फिर एक दिन कितने का होगा? तो ये क्वेश्चन हम देखें। सिचुएशन है कि ऐसा अर्थ है और फिर ये बाद में यू, तो इसका मैं बताऊं कि रेडियस ये इसके अबाउट घूम रहा था, ये इसके अबाउट घूमना है। रेडियस इज आर, रेडियस इज r/2, मास m, मास m, मास में कोई चेंज नहीं। ये पहले ओमेगा से घूमता था, है ना, तो अब ये ओमेगा डैश से घूमेगा, कितना ओमेगा से ये बताएं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। अब I इनिशियल, ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू I फाइनल, ओमेगा फाइनल। आगे सॉल्व करें। तो ये अर्थ को हमें इस पूरे क्वेश्चन में कंसीडर करना चाहिए एज ए सॉलिड स्फीयर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर का हम लिखते हैं 2/5 mr²। करेक्ट। तो इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/5 mr² इंटू ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू 2/5 m इंटू r/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। आगे 2/5m कैंसिल आउट हो जाएगा, r² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ओमेगा इनिशियल अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल। ऐसा आ रहा है, ये रिलेशन आ गया। इसके बाद हम कैसे करें? तो हम जानते हैं आगे कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, क्योंकि एक पूरा दिन और रात होने में, एक दिन होने में हमें 2π एंगल घूमना पड़ता है, और ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो 2π एंगुलर डिस्टेंस अपॉन एंगुलर वेलोसिटी कर दिया, तो हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड। इसी को यूज करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द डे, है ना, तो इसका मतलब T इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, यानी ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T। तो अब हम यहां से चीजों को लिख सकते हैं। ओमेगा इनिशियल यानी 2π/T इनिशियल अपॉन 4 इक्वल्स टू 2π/T फाइनल।
2 पाई और 2 पाई भी कैंसिल, यानी 1/4t इनिशियल इक्वल्स टू t 1/t फाइनल, 1/t फाइनल। अब आगे, यानी t फाइनल, तो हमने ओके ओके ओके, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा और अच्छा कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा, इसे 4 को इधर से लेके मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 पाई/t इनिशियल इक्वल्स टू 4 इंटू 2 पाई/t फाइनल। 2 पाई कैंसिल, यानी t फाइनल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा फाइनली, अच्छा एक बात देखें कि ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल के यहाँ पे हमने फाइनल r/2 हो गया ना, तो ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल से ज्यादा होना चाहिए था। हमने यहाँ क्या किया, ओमेगा इनिशियल आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल, तो हाफ mr² इंटू अच्छा r/2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ही तो हमने 4 इधर डिवाइड होता ना, तो ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल अपॉन 4 है ना। ओके, तो ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल अपॉन 4 है, तो ओमेगा इनिशियल यानी 2 पाई/t इनिशियल इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल, यानी 2 पाई/t फाइनल अपॉन 4 का मतलब 4/t इनिशियल इक्वल्स टू t फाइनल, यानी t इनिशियल 1/t फाइनल। ओके, 1/t फाइनल, यानी t फाइनल इज t इनिशियल बाय t इन फाइनल इज t इनिशियल बाय 4, t इनिशियल अपॉन 4, यानी 24 आवर अपॉन 4, दैट इज 6 आवर का डे एंड नाइट हो जाएगा लास्टली, है ना। तो आज हम इसी क्वेश्चन तक रहने देते हैं, अगले दिन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।